everybody. Today we gonna discuss about topic which is related to accountancy, that is accounting term. This is the first chapter of class 11 which is important before starting with the practical practice. Okay. इस accounting term के chapter में we will be discussing about assets. Assets क्या होते हैं? We will be discussing about liabilities कि liabilities क्या होती हैं. Then further we will be discussing about capital. ये तीन major terms हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. We will be discussing about debtors कि debtors क्या है. We will be discussing about creditors. Creditors कौन होते हैं? Okay. Then we have following terms like purchases and sales, purchase return and sales return. These are the terms जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर. Now let's start with the terminology assets. अब आप इसको ध्यान से देखिए. Let's suppose आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया. This is your business, right? आपने बिजनेस किस चीज का स्टार्ट किया है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया let's say मोबाइल की आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की. मोबाइल फोन्स की आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, टू बी प्रिसाइज. और साथ में आपने सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, उसकी एसेसरीज पे रखी. ये दोनों चीजों की आपने एक शॉप खोलनी है. आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. उसके लिए हम समझेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. लेट्स सपोज कि आपको एक मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए होंगी. सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए जिसे हम कैश कहते हैं. सेकंड, आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका करवाना पड़ेगा जिसमें आप फर्म का नाम डिसाइड करेंगे और उसके लिए आपके पास एक बैंक का अकाउंट भी होना जरूरी है. नंबर 3, जहां पे भी आपको बिजनेस चलाना है उसके लिए आपको एक शॉप खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो शोरूम को रेंट पे लेना पड़ेगा. दैट इज अप टू यू कि आप उसे परचेज करते हैं या रेंट पे देते हैं. Here over I am buying a shop कि हम एक शॉप लेके चल रहे हैं. अब आपने उस शॉप पे काम करवाना स्टार्ट कर दिया. वो काम किस तरह का काम है? आपने फिटिंग करवानी स्टार्ट कर दी. जहां पे आप डिस्प्ले में फोन वगैरह रखेंगे वो सारी फिटिंग करवाई आपने. अब फिटिंग करवाने के बाद बैठने के लिए आपको फर्नीचर भी चाहिए था, तो आपने वो फर्नीचर भी खरीद लिया. उसके बाद आपने कुछ काम छोटी छोटी कंसील लाइट्स एंड ट्यूब लाइट्स पे किया. फैन वगैरह लगाए, ट्यूब लाइट्स लगवाई, ऐसे करके आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स लगाए बेसिकली. Here I am writing ट्यूब लाइट्स एंड फैंस. फिर उसके बाद आपने और क्या काम किया? आपने वहां पे एक टेलीफोन का कनेक्शन लिया, राइट? आपने एक मोबाइल फोन लिया खुद के लिए, खुद के बिजनेस पर्पस के लिए एक मोबाइल फोन परचेज किया जिससे आप बिजनेस को हैंडल कर सकें. उसके अलावा आपने वहां एसी या हीटर वगैरह का इंतजाम किया सो दैट कि आपके कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फर्दर आपने और क्या चीजें, अपने प्रिंटिंग की मशीन ली, प्रिंटर वगैरह लिया सो दैट यू कैन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज का आप काम करने जा रहे हैं वो आपने मोबाइल फोन सेल परचेज के लिए मोबाइल फोन्स लिए. यहाँ पे मोबाइल फोन जो लिया था वो आपने अपने पर्सनल आई वुड से वो आपने अपने ऑफिस के यूज के लिए लिया था. लेकिन यहाँ पे जब आपने मोबाइल फोन लिया है, मोबाइल फोन्स लिए हैं रदर, दैट इज फॉर आपका सेल परचेज के पर्पस के लिए लिए हैं. सेल का पर्पस है, वहां पे आपका मोटिव जो है दैट इज सेल्स. अब आप देख रहे हैं हमने कुल मिला के 10 ऐसी चीजें लिख ली जिसको जो हम करेंगे अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है. अब जो आपका कैश है, राइट, जो आपका बैंक अकाउंट है, फिर आपने एक शोरूम खरीदा, फिर आपने फिटिंग करवाई, फिर आप फर्नीचर लेके बैठ गए, वहां पे ट्यूबलाइट्स फैंस पे आपने पैसा लगाया, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपने एसी हीटर लिया, आपने प्रिंटर लिया. क्या ये सारा ही आपका बिजनेस है? अगर मैं इन पॉइंट्स को अलग कर दूं, सिर्फ ये वाले पॉइंट्स को मैं टोटली अलग कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि क्या ये आपका बिजनेस है? ओरिजिनल बिजनेस क्या है?
इसको परचेज करके आपको सेल करना है। दिस इज योर रियल बिजनेस जहां से आप पैसा कमाओगे। फिर ये सारी चीजें क्यों खरीदी आप? ये सारी चीजें जो आपने खरीदी हैं, देखिए मूवी के अंदर जैसे एक एक्टर होता है जो कि लीडिंग रोल प्ले करता है, जिसके बेसिस पे पूरी मूवी चलती है, तो क्या वो एक्टर एक्ट्रेस सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो लीडिंग रोल प्ले करते हैं, उसके बेसिस पे मूवी का हिट होना या फ्लॉप होना बना है? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, जिसे हम सपोर्टिव एक्टर्स कह देते हैं, सपोर्टिंग फीमेल एक्ट्रेस कह देते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोई विलन है, चाहे किसी की माँ बनी है, चाहे कोई किसी की बहन बनी है, चाहे दोस्त बना है। एक्टर एक्ट्रेसेस सिर्फ लीडिंग रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर मोबाइल फोन्स, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम परचेज सेल कर रहे हैं, वो हमारे लीडिंग रोल ओरिजिनल एक्टर्स हैं। लेकिन ये जितने भी बाकी लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सपोर्टिव कास्ट है, ये हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। आप ये मान के चलो, दीज आर हमारा सपोर्टिंग एक्टर्स। तो जो भी हमारा सपोर्टिंग एक्टर्स सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, जो बिजनेस को सपोर्ट करता है चलाने में, सपोर्ट बिजनेस, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। इनका पर्पस कहीं भी सेल नहीं होता। सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए खरीदा जाता है। लेकिन इनकी अपनी एक रीसेल वैल्यू होती है। एसेट्स क्या चीज है? एसेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बिजनेस के अंदर जो क्या सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं बिजनेस का। उनको खरीदने, उनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। उनकी अपनी एक रीसेल वैल्यू होती है, लेकिन उन्हें फिर भी बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। ऐसी सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एसेट्स कहते हैं। हम एक बार फिर लिस्ट की तरफ देखते हैं। देखिए, कैश क्या है? कैश को ना ही लिया गया है कि बेचने के लिए, कैश एक इन्वेस्टमेंट है। फिर बैंक की बात करते हैं, बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया, शॉप शोरूम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इसके बिना हम कहां पे सामान बेचेंगे। फिटिंग जो डिस्प्ले है वो हमारे चीजों को बेचने में मदद करती है, जिस तरह से सेल्समैन होता है, या सेलिंग की जो हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं सेलिंग के, सेल्स के लिए, तो ये सारी चीजें सपोर्ट कर रही हैं आपको। और जितनी भी चीजें सपोर्ट करती हैं और उनकी एक रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम बात करें रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम एसेट्स बोल देते हैं। बहुत सिंपल है। अब व्हाट इज एक्सपेंस देन? एक्सपेंस में ये सारी क्वालिटीज आती हैं। आई नो ये टर्म नहीं था, लेकिन आप ध्यान से समझिए। एक्सपेंस में ये सारी क्वालिटीज आती हैं। ये बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करता है। खर्चा जो भी होता है वो बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करता है। इसके बदले में सर्विसेज रिसीव की जाती हैं, ली जाती हैं सर्विसेज, लेकिन इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। अगर किसी चीज की रीसेल वैल्यू नहीं है तो वो चीज एसेट नहीं हो सकती, वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा खर्चा जिस चीज पे भी किया जा रहा है, अगर उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है तो वो एक्सपेंस बन जाएगा। अगर कोई खर्चा किसी चीज पे किया जा रहा है जिसकी रीसेल वैल्यू है, तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। बहुत सिंपल टर्म है एसेट्स एंड एक्सपेंस। जैसे कि आप ये मान के चलो, जैसे आपके घर में एक मेड आती है, राइट? आपके घर में मेड आती है और वो मेड आके क्या करके जाती है? क्लीनिंग का काम, यानी घर की साफ सफाई करके जाती है। अब आप देखिए, जब वो क्लीनिंग कर रही है तो क्या उसके बदले में क्या देके जा रही है? वो आप उसको उसके बदले में सैलरी देते हैं, आप उसके बदले में उसको पगार देते हैं। लेकिन जब जितने भी, मान लो 1000 रुपीज हमने उसको सैलरी दी, लेकिन उस 1000 को देने के बाद हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सफाई हो रही है हमारी चीज की। क्या कोई ऐसी चीज मिली जिसकी रीसेल वैल्यू है? बिल्कुल नहीं मिली। इसी तरीके से ऐसे खर्चों को एक्सक्यूज मी, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं?
एक्सपेंस कहते हैं ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जिसके बदले में आपको कोई ऐसी जो बिजनेस को चलाने में सपोर्ट तो कर रहे हैं, सर्विसेज भी मिल रही हैं, लेकिन उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, उस केस में हम उसे एक्सपेंस मान के चलते हैं। बहुत सिंपल था ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी को आप एक लड़की की तरह समझ लो। जैसे एक लड़की होती है जिसे घर वाले पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और उसके बाद क्या एज्यूम किया जाता है कि इस लड़की की शादी हो जाएगी। जब उसकी शादी हो जाती है, जिसे हम मैरिज कहते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है किसी लड़के के साथ, अक्सर लड़कियों को क्या कहा जाता है? पराया धन कहा जाता है कि ये तो पराई हैं, ये चली जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी, ये इनका असली घर, हमारा इनका मायका नहीं, बल्कि वो लड़के क्या घर है जिनके साथ इनकी शादी होगी। लायबिलिटी भी हमारे लिए क्या है? एक पराया धन जैसा है। पराया धन कैसे है? मान लो आपने किसी से कोई सामान खरीदा, या आपने किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि उधार देते हैं, आपने ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने एक लोन लिया। अब ये लोन जो है, ये आपका लोन, आपका धन नहीं है, ये लोन में आया पैसा पराया धन है जो कभी ना कभी लौटाना है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए। जैसे लड़की की उम्र 18 साल होती है, तो वो छोटे होने से लेके 18 साल तक आप उसे बड़ा करते हो, आप उसे पढ़ाते हो, लिखाते हो, लाड प्यार करते हो, लेकिन 18 साल के बाद वो क्या होता है? वो किसी और की अमानत किसी और के पास चली जाती है। इसी तरह से लोन की भी एक उम्र होती है, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, और उतने ही साल आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या है? आपको उसको वापस करना पड़ेगा उस इंसान को जो उसका असली हकदार है, जिसके लिए वो जिसने आपको वो लोन दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में लोन हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है, हमारी देनदारी बन जाती है, जिसे हम देनदारी कहते हैं, क्योंकि वो आपकी नहीं किसी और की अमानत है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसी तरह से मान लो आपके घर में एक मेड काम करती है, उस मेड ने नवंबर के महीने आपके घर की सफाई की, दिसंबर के महीने भी घर की सफाई की, लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए। अब जो आपने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन क्या उसने आपके लिए काम नहीं किया? आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से आपने उसकी इस सर्विसेज का इस्तेमाल कर लिया, सर्विसेज यूज्ड हो गई, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया गया, तो ये पैसा आपके लिए क्या बन जाएगा? आपकी देनदारी बन जाएगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि आपने चीज तो यूज कर ली, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं दिया। इस तरीके से क्या होता है? वो चीज हमारी लायबिलिटी बन जाती। क्लियर है? आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं। लायबिलिटी बिजनेस के लिए, बिजनेस के पास अब दो चीजें आ गई हैं। ये बिजनेस था, इसके पास दो चीजें आ गई, एक आ गया एसेट, एक आ गया लायबिलिटी। लेकिन वो कहते हैं रुक जाओ, अभी लायबिलिटी इतना छोटा टॉपिक थोड़ी ना है। लायबिलिटी का क्या मतलब है? बिजनेस कह रहे हैं मुझे भी समझाओ लायबिलिटी क्या होती है। तो मैंने उससे कहा कि लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमने तुझे दी है। बिजनेस को तुझे अपना धंधा चलाने के लिए जो हमने सामान तुझे दिया है, तू उसे इस्तेमाल कर और हमें लौटा दे। वो बोलता हमें किसे? हमने बोला हम दो लोग हैं, एक तो घर की बात है, एक हमारे सगे रिश्तेदार यानी कि ऑनर जिसने तुझे शुरू किया है, जिसने तुझे पैदा किया है, और दूसरा बाहर के लोग यानी एक्सटर्नल लोग जिनका तुझ पे हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तेरी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल लोग भी जो तेरी मदद कर रहे हैं, उनके पैसे जो तूने लिए हैं बिजनेस को चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, वो भी तो तेरी कर्जदारी है ना। इन दोनों का ही कर्ज तेरे ऊपर है, चाहे वो घर का बंदा है, चाहे वो बाहर का बंदा है। तो बिजनेस ने बोला ले, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से बंदे को पहले देना है, कौन से बंदे को बाद में देना है? तो हमने एक रूल बनाया, कोई बात नहीं,
तुम एक काम करो, पहले बाहर वालों का पैसा चुका दो, बाद में घर वालों का पैसा चुका दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने बोला कि ये दोनों तो फिर मिक्स हो रहे हैं, आपने तो इसको एक ही नाम दे दिया, लायबिलिटी। हमने कहा चलो हम ऐसे करते हैं, नाम बदल देते हैं। तो जो बाहर के लोगों का पैसा था, हमने उनका नाम रख दिया लायबिलिटी। तो फिर घर के लोगों का पैसा का क्या, कोई बात नहीं, उनका नाम हमने रख दिया कैपिटल। फर्क कुछ नहीं है दोनों ही कर्ज। बिजनेस के सर पे पैसा उसने ऑनर का भी लौटाना है। ये कौन सा पैसा है, बिल्कुल सही समझा, ये वही पैसा है जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो बिजनेस में लगाया जाएगा। पर ये तो एसेट था, बिल्कुल सही बात है, ये तो एसेट था, लेकिन ये एसेट भी होके लायबिलिटी भी है। वो कैसे, वो इस तरह से क्योंकि बिजनेस के पास पैसा इस्तेमाल करने को आ गया, लेकिन उसके साथ साथ वो उसकी कर्जदारी को भी बढ़ा गया। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आ गई। यही रूल जो बनता है, यही बनाता है कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं, क्योंकि बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी उसको काम करना है। उसी तरह से अगर बिजनेस किसी से उधार लेता है, तभी बिजनेस के पास कोई चीजें आती हैं। वो उधार वो चाहे उसके ऑनर से ले, चाहे बाहर के लोगों से ले। इसी तरह से ये इक्वेशन फिट बैठती है, जहां पे हम कहते हैं कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे एसेट्स जो हैं, कोई भी एसेट हो सकता है। लायबिलिटी दो तरह की हो गई, एक इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम कहते हैं घर की बात, और एक बाहर की बात एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो ऑनर ने पैसा लगाया है, उसका नाम हमने रख दिया कैपिटल। है वो लायबिलिटी, लेकिन हमने उसका नाम कैपिटल रख दिया। तो इस हिसाब से अगर हमने उसका नाम कैपिटल रख दिया, तो इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे तो ये बन जाएगा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बहुत सिंपल हो गया। तो यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि कैपिटल हमेशा लायबिलिटी एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर रहते हैं। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होती जा रही हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आपके हर मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। आई मेक श्योर कि मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूं। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमने कितनी टर्म्स कर ली, लेट्स सी वंस अगेन। हमने यहाँ पे एसेट्स को समझ लिया, लायबिलिटीज को समझ लिया, कैपिटल को समझ लिया। अब हम आते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या चीज होती है। अरे भाई, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कोई भी चीज नहीं। पहले तो हमें ये समझना है, ये जो डेटर्स होते हैं, लोग इसको ना डेप्टर्स बोलते हैं। डेप्टर्स नहीं है, बी साइलेंट है यहाँ पे, डेटर्स है इसको। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब ये डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स बिल्कुल होते दोनों ही इंसान हैं, लेकिन ये एक डेबिट कार्ड की तरह होते हैं। और क्रेडिटर्स हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। ये क्या बात हुई, क्या फर्क है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर। अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं, ये हमारा लेट्स सपोज बैंक है, हमने 5 लाख रुपीस जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो आपका सो एंड सो अकाउंट ये बताता है कि आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा है। अब ये पैसा किसका है, आपका, और कहाँ पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है। अब आपने क्या किया, आपने डेबिट कार्ड को यूज किया और अपना ही पैसा निकाल लिया, राइट। क्योंकि बैंक ने आपका पैसा ले रखा था, और आपने जब आपको जरूरत पड़ी, आपने अपना पैसा निकाल के यूज कर लिया। तो ये किसका पैसा है, आपका ही पैसा है, जिसके बदले में बैंक ने आपको देना था वो पैसा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, जहां से भी मान लो आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया और ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा जो आपको चाहिए होगा। ये वो पैसा है जो आप उधार पे खरीदोगे, आप उधार ले लोगे और उसको उधार लेकर इस्तेमाल करोगे। तो ये उधार का पैसा है और ये आपका अपना पैसा है। दोनों में यही डिफरेंस है। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट माना जाता है। क्यों एसेट माना जाता है, क्योंकि हमारा पैसा है जो हम वापस ले रहे हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं, पहली बात तो डेटर्स पर्सन्स होते हैं, वो लोग होते हैं
जो क्या करते हैं, हमसे सामान ले जाते हैं। अब हमारा सामान इनके पास पड़ा हुआ है 5 लाख का, हमारा जब मन चाहेगा हम इनसे पैसे ले सकते हैं। तो अगर हमें लेना है किसी से, कोई ऐसा पर्सन जिससे हमको पैसा लेना है, तो वहां उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। और ये इसी तरीके से, क्योंकि हमने लेना है, हमारी ही चीज है, तो ये एसेट बन जाती है जो बिजनेस को चलाने में मदद करती है। ये हमने किसी पे एहसान किया है जिसके बदले में हम अपना ही पैसा वापस ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोई हम पे एहसान कर रहा है। और मैंने पहले ही बोला था, अगर आप किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटी है, एक ना एक दिन आपको चुकाना पड़ेगा वो। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी को पैसा देना है, ऐसा जो पर्सन जिसको हमको पैसा देना है, उस पर्सन को हम क्रेडिटर बोलते हैं। और जिससे लेना है उसको डेटर बोलते हैं, जिसको देना है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं फर्दर। देखिए हमारे पास क्या था, हमने डेटर्स भी कर लिया, क्रेडिटर्स भी कर लिया। अब आते हैं ये चारों चीजों पे। ये बहुत सिंपल है। मैंने आपसे यहाँ पे कहा था, ये ओरिजिनल चीज क्या है, ये मोबाइल फोन्स जिसका आप बिजनेस करने जा रहे हो, दिस इज द ओरिजिनल चीज। तो मोबाइल फोन्स आपके लिए आपका ट्रेड है जिसमें आपको डील करना है। अब क्या हुआ, ऐसी चीजों को जिसमें हम अपना ट्रेड करते हैं, ऐसी चीजों का नाम दिया जाता है गुड्स का या स्टॉक का। लेकिन अब क्या दिक्कत क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको गुड्स या स्टॉक का नाम दिया जाए। दिक्कत ये आती है कि जब ये खरीदी जाएंगी तो आएंगी, जब ये बेची जाएंगी तब ये जाएंगी, जब बेचकर किसी से वापस आएंगी तो भी ये आएंगी, और जब हम उनको वापस करेंगे तो भी जाएंगी। नहीं समझे आप? अगर आप कोई चीज या तो बाय करोगे, फिर बाय करने के बाद आप उसको सेल करोगे, सेल करने के बाद किसी को पसंद नहीं आई तो वो रिटर्न करेगा, और अगर उसने रिटर्न कर दी तो हम आगे किसी को रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमें सिस्टम समझना है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजें आ रही हैं कि जा रही हैं, कि किस तरीके से आ रही हैं। देखिए, दो तरह से वो अंदर आ रही है और दो तरह से वो बाहर जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमने इनको नाम दे दिया। अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसका नाम हमने रख दिया परचेज, अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसका नाम हमने रख दिया सेल, अगर हम रिटर्न आ रही है तो सेल करने के बाद रिटर्न आ रही है तो हमने नाम रख दिया सेल रिटर्न, और अगर परचेज करने के बाद वापस जा रही है तो हमने नाम रख दिया परचेज रिटर्न। लेकिन असलियत में ये क्या था, गुड्स ही थी। गुड्स के अलग अलग नाम रख दिए ताकि हमें पहचान हो जाए कि हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए चीज क्या है, सिर्फ गुड्स है। और ये सेल, परचेज, रिटर्न किसकी होती है, सिर्फ गुड्स की होती है। आई होप ये सारी टर्म्स जो हैं ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। बिकॉज देखिए, हम परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न, सेल्स, रिटर्न, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आप नीचे कमेंट्स में ये लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पहली चीज कि आपको समझ आ गई। कोई भी सजेशन है, यू कैन इजीली गिव इट टू मी। आपकी सजेशंस को मैं आगे की आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। फर्दर अगर आपको कोई डाउट आता है, डू मेंशन योर डाउट एज वेल। आपका डाउट या तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर दूंगी, नहीं क्लियर होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई करके क्लियर करूँ। I hope this will be helpful to you. All the very best for your studies. Stay tuned and we'll meet next time. Thank you so much.